सभी जीवन मृत्यु के साथ क्यों समाप्त होते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे सभी जानते हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में समझ नहीं पाता है। और यह एक अंधकारमय प्रतिध्वनि है जो विकास के हजारों करोड़ वर्षों के माध्यम से गूंजती है, पहले एक कोशिकीय जीवों से लेकर भव्य आकाशगंगा सभ्यताओं तक। वास्तव में यह केवल जीवन तक सीमित नहीं है। हमारा नीला ग्रह, हमारा अस्थायी निवास और संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड एक अपरिहार्य प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है जो एक अनिवार्य पतन की ओर ले जाती है। यह एक मूलभूत नियम है, एक निर्दयी आदेश जो वास्तविकता के ऊतक में गहराई से अंकित है। न तो दैवीय शक्तियां और न ही उन्नत प्रौद्योगिकियां इसे बदल सकती हैं। कल्पना कीजिए कि हम समय में पीछे की यात्रा करते हैं, भौतिक साधनों से नहीं बल्कि मानवीय बुद्धि के माध्यम से, उस क्षण तक लौटते हुए जब जटिल संस्थाओं के बीच चेतना उभरनी शुरू हुई थी। लगभग 5000 करोड़ वर्ष पहले एक भव्य सर्पिल आकाशगंगा में जो अवलोकनीय सीमाओं पर स्थित है, जिसे मेसियर 87 के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी संस्था अस्तित्व में थी जिसकी चेतना हमारी समझ से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। यह संस्था शायद लाखों अनंत कालों के विकास का परिणाम एक अंतरतारकीय जहाज के कप्तान से मिली जो अनगिनत दुनिया के निर्माण और पतन का साक्षी रहा था। अंतरतारकीय के गहन मौन में उस संस्था ने एक सरल लेकिन गंभीर प्रश्न पूछा, कप्तान, ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या है? उत्तर धातु के ठंडे कक्ष में ध्वनि के रूप में नहीं गूंजा, बल्कि एक सीधे मानसिक संचरण के माध्यम से, पतन। पतन, यह अवधारणा क्या है? यह एक शब्द और एक परिणाम है, लेकिन इसकी सार शक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली है। यह सब कुछ जो अस्तित्व में है उसे आकार देने की ताकत रखती है, और फिर भी यह तत्काल समझ से आसानी से बच जाती है, कठोर परिभाषाओं से फिसल जाती है और हर सूक्ष्म परिवर्तन में छिप जाती है। इस आदेश को समझने के लिए हमें भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति तक लौटना होगा, उस अवधि तक जब मानवता ने ऊर्जा को समझने के लिए पहली बार आधार स्थापित किए थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सादी कार्नो जैसे प्रतिभाशाली दिमागों और बाद में रुडोल्फ क्लॉजियस ने खोज की कि ऊर्जा वह पूर्ण प्रेरक शक्ति है जो दुनिया को नियंत्रित करती है। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के नियम का विकास करने में शानदार सफलता प्राप्त की, अर्थात थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम। यह नियम पुष्टि करता है कि एक बंद प्रणाली में ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर रहती है। ऊर्जा कहीं से प्रकट नहीं होती है और न ही गायब होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यह एक बड़ी स्वतंत्रता और एक गारंटी का प्रतिनिधित्व करता था कि कोई रहस्यमय शक्ति गुप्त रूप से हमारे संसाधनों का उपभोग नहीं कर रही है। हालांकि ऊर्जा के परिवर्तन की प्रतीत होने वाली पूर्ण प्रक्रिया में एक कांटेदार समस्या छिपी हुई थी, एक क्रूर वास्तविकता। वैज्ञानिकों ने कितने भी विभिन्न तरीकों का परीक्षण किया, प्रौद्योगिकी कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, ऊर्जा कभी भी 100% दक्षता के साथ परिवर्तित नहीं हो सकती थी। परिवर्तन की प्रक्रिया में ऊर्जा का एक निश्चित भाग अनिवार्य रूप से खो जाता था। यह ब्रह्मांड से गायब नहीं होता था, लेकिन एक अनुपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता था। यह फैली हुई और अव्यवस्थित ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता था, जो उपयोगी कार्य करने में असमर्थ होता था। यह हानि, जिसे भौतिक वैज्ञानिकों ने कार्य क्षमता के क्षय के रूप में पहचाना, और अनुपयोगी भाग बाद में पतन या अधिक सटीक रूप से एंट्रोपी के वृद्धि के रूप में नामित किया गया। अंत में इस अवधारणा को कठोर रूप से व्यवस्थित किया गया और यह थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम बन गया, प्रकृति के सबसे अटूट नियमों में से एक। ऊर्जा के सभी परिवर्तन प्रक्रियाएं पतन उत्पन्न करती हैं। सबसे सहज और समझने योग्य शब्दों में पतन को एंट्रोपी के रूप में देखा जा सकता है,
अर्थात एक प्रणाली के भीतर अव्यवस्था और ऊर्जा के वितरण का माप। दूसरे नियम के अनुसार ब्रह्मांड में सभी चीजें, हर प्रणाली स्वाभाविक रूप से अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति की ओर बढ़ती हैं। यह एक थर्मल संतुलन की स्थिति है जिसमें सभी ऊर्जा समान रूप से वितरित होती है, बिना तापमान, दबाव या घनत्व के अंतर के, और कार्य उत्पन्न करने में असमर्थ। यह एक पूर्ण स्थिरता की स्थिति है, एक मौन और ठंडे ब्रह्मांड की दृष्टि। यह हमारे चारों ओर सब कुछ को एक ठंडी तर्क से स्पष्ट करता है। एक कार जो खुले में छोड़ दी जाती है, नियमित रखरखाव के बिना क्यों खराब हो जाती है और ऑक्सीडाइज हो जाती है? क्योंकि क्षरण और ऑक्सीकरण ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो एंट्रोपी बढ़ाती हैं। एक घर यदि साफ नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे गंदा क्यों हो जाता है, धूल जमा हो जाती है और अव्यवस्था बढ़ जाती है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि अव्यवस्था एक प्राकृतिक स्थिति है। और दुनिया की सबसे सुंदर चीजें क्यों बूढ़ी हो जाती हैं और मुरझा जाती हैं? भव्य संरचनाएं क्षरण हो जाती हैं, जीवंत फूल मुरझा जाते हैं, तारे अपना ईंधन जलाकर समाप्त हो जाते हैं। यह सब एंट्रोपी का साक्ष्य है। बादल हवा के साथ बहते हैं, जेड समय और पर्यावरण के प्रभाव से फीका पड़ जाता है। कारण सरल और सार्वभौमिक है। सुंदरता, व्यवस्था या ऊर्जा की केंद्रित और उच्च संगठित स्थिति को बनाए रखने के लिए अव्यवस्था की प्राकृतिक प्रवृत्ति को संतुलित करने के लिए ऊर्जा के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के बिना व्यवस्था और सुंदरता अनंत काल तक नहीं टिक सकती है। ताजगी की स्थिति, पूर्ण क्षण हमेशा के लिए संरक्षित नहीं रह सकते हैं। जीवन, जो हम जानते हैं, सबसे जटिल संस्था है, उसी तरह कार्य करता है, लेकिन बहुत अधिक नाटकीय रूप से। जीवित प्राणी एक कोशिकीय बैक्टीरिया से लेकर हाथियों तक जन्म के क्षण से एंट्रोपी वृद्धि की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जैविक जीव उच्च संगठित संरचनाएं हैं जो अपने आंतरिक व्यवस्था को निरंतर निर्माण के माध्यम से बनाए रखती हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, ऊर्जा, वे एक शक्तिशाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका उपयोग हम एंट्रोपी के निरंतर आरोहण के खिलाफ करते हैं। हम पर्यावरण से संगठित ऊर्जा उधार लेते हैं, सूर्य की रोशनी के माध्यम से पौधों या अन्य जीवों के माध्यम से निर्माण करते हैं, मरम्मत करते हैं, जटिल कोशिकीय संरचनाओं को बनाए रखते हैं और अव्यवस्थित अपशिष्ट को पर्यावरण में उत्सर्जित करते हैं। इसलिए शुरुआत से अंत तक प्रत्येक जीव का जीवन एक निरंतर संघर्ष है, मृत्यु के खिलाफ एक दौड़, अव्यवस्था के खिलाफ एक प्रतियोगिता। चयापचय और होमियोस्टेसिस के माध्यम से हम एंट्रोपी वृद्धि की दर को धीमा कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। जब शरीर के भीतर एंट्रोपी का संचय एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है, जब जैविक प्रणाली की क्षय और अव्यवस्था के प्रतिरोध की क्षमता मरम्मत की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो जीवन समाप्त हो जाता है। स्वमरम्मत तंत्र विफल हो जाते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं और शरीर पर्यावरण के साथ थर्मल संतुलन में लौट जाता है। हम विघटित हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो न्यूनतम हद तक नियंत्रित कर सकता है, वह इस प्रक्रिया की गति है, जीवन शैली, पोषण और यहाँ तक कि आनुवंशिकी के माध्यम से। वही सिद्धांत मानव सभ्यता की पूरी पर बहुत बड़े पैमाने पर लागू होता है। उस क्षण से जब हमारे दूर के पूर्वज सीधे खड़े बंदरों ने आग को नियंत्रित करना सीखा, एक क्रिया जो पेड़ों में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके स्थानीय व्यवस्था बनाती थी, वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा की युग की तेजी से विकास तक मानव समाज रैखिक रूप से प्रगति या सभ्य होने की गारंटी नहीं है।
इसके विपरीत ब्रह्मांड में किसी अन्य चीज की तरह ऊर्जा के निरंतर और अधिक हस्तक्षेप के बिना मानवता और उसके उपलब्धियां अंततः एकरूपता और अव्यवस्था की ओर बढ़ती हैं। उन्नत तकनीकी आविष्कार, जीवाश्म ईंधन की खोज, नवीकरणीय ऊर्जा या भविष्य की परमाणु संलयन ऊर्जा मूल रूप से हमारे प्रभाव क्षेत्र में एंट्रोपी संचय को दबाने के अधिक परिष्कृत तरीके हैं। हम सुपर कंप्यूटर बनाते हैं, जानकारी को संसाधित करने के लिए सूचना व्यवस्था बनाते हुए आपदा प्रतिरोधी शहरों का निर्माण करते हैं, भौतिक व्यवस्था बनाते हुए, लेकिन ये सभी प्रयास ऊर्जा के भारी व्यय की मांग करते हैं। आधुनिक सभ्यता में स्थिर प्रगति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा अपार है और हमेशा एक लागत वहन करती है। प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, गैरनवीकरणीय संसाधनों के क्षय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के नवीनतम पारिस्थितिक डेटा रिपोर्ट के अनुसार प्रजातियों के विलुप्त होने की त्वरित दरें पर्यावरण में एंट्रोपी हस्तांतरण के रूप में सैकड़ों करोड़ वर्षों में संग्रहित संगठित ऊर्जा का उपयोग करके, जैसे जीवाश्म ईंधन, हम अस्थायी सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी और वायुमंडलीय स्तर पर अव्यवस्था बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की 2025 की रेड लिस्ट के अनुसार वर्तमान में 1,72,620 प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया है, जिनमें से 48,646 विलुप्त होने की धमकी के साथ हैं। यह जलवायु परिवर्तन और निवास स्थान विनाश के कारण एंट्रोपी वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2025 की इस अद्यतन में वैश्विक पक्षी गिरावट का खुलासा भी किया गया है कि आर्कटिक सील जलवायु परिवर्तन से धमकी में हैं। पिछले दशक में यूरोपीय तितली प्रजातियों में धमकी वाली प्रजातियों में 76% की वृद्धि हुई है और आधे से अधिक पक्षी प्रजातियां गिरावट में हैं। 3 आर्कटिक सील प्रजातियां विलुप्त होने के करीब पहुंच रही हैं। ऊर्जा विशेषज्ञ भौतिक वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया है कि ब्रह्मांड से एंट्रोपी को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। हम स्थानीय क्षेत्रों में व्यवस्था बना सकते हैं, संरचना और जानकारी के अस्थायी ओएसिस, उदाहरण के लिए जीवित कोशिकाएं, शहर या आकाशगंगाएं, लेकिन बदले में हम अन्य स्थानों में एंट्रोपी हस्तांतरित और बढ़ाते हैं। ऊर्जा संतुलन हमेशा संरक्षित रहता है, केवल वितरण बदलता है। जब से वैज्ञानिकों ने दूसरे नियम की खोज की है, यह स्पष्ट है कि जैविक अमरता या भौतिक अनंतता प्रकृति के सबसे मूलभूत नियम के विपरीत एक सपना है। सब कुछ अनिवार्य रूप से अधिक अव्यवस्था की ओर बढ़ता है। ब्रह्मांड का विकास लगभग 13.8 हजार करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग से शुरू हुआ। एक अत्यंत गर्म और घने एकल बिंदु, वर्तमान की तुलना में बहुत कम एंट्रोपी की स्थिति, और यह अधिक से अधिक अव्यवस्था की ओर विकसित होने वाली एक प्रक्रिया है। आकाशगंगाएं हाइड्रोजन और हीलियम की घनी बादलों से बनती हैं। तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। भारी तत्व तारकीय नाभिक में संश्लेषित होते हैं और सुपरनोवा विस्फोटों के माध्यम से ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ऊर्जा और पदार्थ के वितरण की हिंसक प्रक्रियाएं, यह सब थर्मल संतुलन की यात्रा के चरण हैं। ब्रह्मांड अव्यवस्था की वृद्धि के साथ विकसित होता है और इस प्रवाह में कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित प्रतीत होती हैं। सबसे छोटे जीवन रूपों से, जिनके जीवन चक्र घंटों में समाप्त हो जाते हैं, जैसे अल्पजीवी प्लवक, या विशाल संस्थाओं जैसे ब्रिस्टल कोन पाइन जो हजारों वर्षों तक टिक सकते हैं। प्रत्येक संस्था के पास अस्थायी और संरचनात्मक सीमाएं होती हैं। ब्रह्मांडीय पैमाने पर हमारा सूर्य एक विशाल परमाणु संलयन रिएक्टर की अनुमानित जीवन अवधि लगभग 10,000 करोड़ वर्ष है। वर्तमान में सूर्य की आयु लगभग 4.6 हजार करोड़ वर्ष है, जिसका अर्थ है कि यह अपनी राह के मध्य में है और भविष्य में यह एक लाल विशाल में परिवर्तित हो जाएगा
और फिर एक सफेद बौना बन जाएगा। ऊर्जा पतन की एक अनिवार्य प्रक्रिया। एक शताब्दी ब्रह्मांड की जीवन की तुलना में एक साधारण पलक झपकना हो सकता है, एक महत्वहीन अंतराल, लेकिन मानवीय धारणा और अनुभव के लिए एक शताब्दी अपार रूप से लंबी लगती है। साम्राज्यों का निर्माण करने और उनके पतन को देखने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी और समाज को पूरी तरह से बदलने के लिए। फिर भी सबसे बड़े साम्राज्य, सबसे स्मारकीय संरचनाएं एंट्रोपी के क्षरण से बच नहीं सकती हैं। एंट्रोपी के नियम के अनुसार एक कल्पना से परे दूर के भविष्य में, शायद हजारों करोड़ या खरबों वर्ष बाद, ब्रह्मांड स्वयं एक परिदृश्य तक पहुंचेगा जिसे थर्मल मौत के रूप में जाना जाता है, अर्थात बड़ा ठंडा होना या ब्रह्मांड की थर्मल मौत। इस परिदृश्य में तारे धीरे धीरे बुझ जाते हैं, ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण के माध्यम से वाष्पित हो जाते हैं और मौलिक कण, यदि प्रोटॉन क्षय सिद्धांत की पुष्टि होती है, क्षय हो जाते हैं। सभी पदार्थ लगभग अप्रभेद्य रूप से फैल जाता है। ब्रह्मांड ठंडा, अंधकारमय और समरूप हो जाता है, जीवन या गतिविधि को बनाए रखने के लिए ऊर्जा ढाल के बिना। हालांकि हाल की जांचें दिलचस्प विकल्प प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए डार्क एनर्जी की विश्लेषण से पता चलता है कि ब्रह्मांडीय स्थिरांक नकारात्मक हो सकता है। इससे ब्रह्मांड की विस्तार रुक सकती है और 2 या 3.3 हजार करोड़ वर्षों में बड़ा पतन में उलट सकती है, एक घने स्थिति में संकुचित होकर। यहाँ तक कि इन मॉडलों में एंट्रोपी की अनिवार्य वृद्धि जारी रहती है और ब्रह्मांड के अंतिम पथ को रेखांकित करती है। 2025 की जांचों के अनुसार ब्रह्मांड की जीवन की अनुमानित अवधि लगभग 33,000 करोड़ वर्ष है। यह पहले के अनुमानों से बहुत कम है और इंगित करता है कि डार्क एनर्जी के कमजोर होने के साथ विस्तार धीमा हो जाएगा और अंततः पतन की ओर ले जाएगा। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के एक भौतिक वैज्ञानिक के गणनाओं के अनुसार ब्रह्मांड अपनी 33,000 करोड़ वर्ष की जीवन के मध्य बिंदु के करीब पहुंच रहा है, जो डार्क एनर्जी पर नए डेटा द्वारा समर्थित है। अनुमान 20 से 33,000 करोड़ वर्ष तक भिन्न होते हैं, बड़ा पतन के लिए डार्क एनर्जी की अवलोकनों पर आधारित, जो इसकी घनत्व में कमी का सुझाव देते हैं। यह निरंतर वृद्धि को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा क्या है? उत्तर ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं है, उसके वितरण के माध्यम से। और अंतिम दार्शनिक प्रश्न जो ब्रह्मांड वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता है, इस विकसित हो रहे ब्रह्मांड से परे क्या है? एक कम एंट्रोपी वाला बाहरी स्थान या पूर्ण शून्य? शायद हमारी वर्तमान धारणा और भौतिक उपकरणों के साथ हम अंत में पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस अनिवार्य मौत को समझने की यात्रा वह प्रेरक शक्ति है जो हमें हमारे सीमित समय में जीवन और बुद्धि को निरंतर विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। जबकि ब्रह्मांड अपने अपार पतन के पथ पर आगे बढ़ता है, वैज्ञानिक थर्मल मौत आने से पहले इस प्रक्रिया को धीमा करने या नई ऊर्जा स्रोतों की खोज करने के तरीकों की जिद्दी खोज करते हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम भौतिकी और सूचना सिद्धांत में जांचें जानकारी और ऊर्जा के बीच गहन संबंध को प्रकट करती हैं, सुझाव देते हुए कि जानकारी का प्रसंस्करण और भंडारण एंट्रोपी की न्यूनतम सीमाएं रखते हैं। इसे लैंडोर सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है और एक बिट जानकारी को मिटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा निर्धारित करता है। यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ तक कि सबसे छोटे गणना प्रणालियों में ऊर्जा का अपव्यय और अव्यवस्था की वृद्धि अनिवार्य है। प्रयोगशालाओं जैसे CERN या फर्मीलैब में भौतिक वैज्ञानिक नई मौलिक कणों और अंतरक्रियाओं को प्रकाशित करने के लिए काम करते हैं, न केवल शुद्ध ज्ञान के लिए बल्कि अधिक कुशल ऊर्जा प्रबंधन और यहाँ तक कि स्थानीय अस्थायी बचाव मार्गों या अनखोजे भौतिक नियमों की खोज की आशा के साथ।
क्वांटम कोहेरेंस में हाल के विकास, उदाहरण के लिए ट्रांसमॉन क्यूबिट्स की कोहेरेंस को मिलीसेकंड तक विस्तारित करना या दुर्लभ पृथ्वी क्रिस्टल्स के साथ क्वांटम कोहेरेंस को दर्जनों मिलीसेकंड तक बढ़ाना, व्यवस्थित क्वांटम अवस्थाओं को लंबे समय तक बनाए रखने की संभावनाएं प्रदान करते हैं और संभावित रूप से क्वांटम गणना और ऊर्जा दक्षता में क्रांति ला सकते हैं। 2025 की जांचें एंट्रोपिक डायग्राम के माध्यम से क्वांटम कोहेरेंस को चित्रित करने के लिए एक ज्यामितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। घनत्व मैट्रिक्स के समान स्पेक्ट्रम को मैप करके जटिल प्रणालियों की एंट्रोपिक गतिशीलता को अधिक गहराई से समझने के लिए फर्मीलैब का क्वांटम ब्रह्मांड अन्वेषण कार्यक्रम इस बात पर जोर देता है कि कोहेरेंस, उत्पादन और डिजाइन में प्रगति सामग्री विज्ञान से लेकर डार्क मैटर की खोज तक के क्षेत्रों को कैसे नया आकार दे सकती है। प्रिंसटन के इंजीनियरों ने सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट्स विकसित किए हैं जो 3 गुना अधिक समय तक टिकते हैं और दुर्लभ पृथ्वी क्रिस्टल्स के साथ कोहेरेंस को दर्जनों मिलीसेकंड तक विस्तारित करते हैं, जबकि NIST और SQMS में उच्च कोहेरेंस क्यूबिट्स में प्रगति अधिक मजबूत क्वांटम कंप्यूटरों के लिए मार्ग खोलती है। कंडेंस्ड मैटर भौतिकी में हाल के विकास जटिल प्रणालियों के आश्चर्यजनक उदाहरण प्रदान करते हैं जो संक्षिप्त अवधियों के दौरान पतन के प्रतिरोधी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उच्च तापमान सुपरकंडक्टरों या जटिल क्वांटम तरलों पर जांचें परमाणु स्तर पर क्वांटम व्यवस्था की गठन दिखाती हैं। उदाहरण के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता बहुशरीर क्वांटम प्रणालियों का अध्ययन करते हुए क्वांटम व्यवस्था के रूपों को प्रकट करते हैं जहां उलझी हुई क्वांटम अवस्थाएं पर्यावरणीय थर्मल शोर के प्रतिरोध करती हैं, अपेक्षित से अधिक समय तक कोहेरेंस बनाए रखते हुए। हालांकि महत्वपूर्ण रूप से ये अवस्थाएं बाहरी पर्यावरण से चरम अलगाव की मांग करती हैं। इसका अर्थ है कि बाहरी एंट्रोपी की घुसपैठ को रोकने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा बनाए रखना। जैविकी में एंट्रोपी के खिलाफ लड़ाई उम्र बढ़ने पर जांचों में सबसे स्पष्ट है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर की टीम जैसे शोधकर्ता आणविक मार्गों पर केंद्रित हैं जो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड की मरम्मत, माइटोकॉन्ड्रियल कार्य और एपिजेनेटिक मार्गों को नियंत्रित करते हैं। टेलोमेर क्रोमोसोम के सिरों पर सुरक्षात्मक खंड प्रत्येक कोशिका विभाजन में छोटे हो जाते हैं और जीनोमिक घिसाव के माध्यम से एंट्रोपी वृद्धि का प्रत्यक्ष संकेत प्रतिनिधित्व करते हैं। संभावित हस्तक्षेपों में टेलोमेरेज एंजाइम की सक्रियण या निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड को लक्षित करने वाले उपचार शामिल हैं, लेकिन ये शरीर में एंट्रोपी आरोहण को धीमा या मंद करने की ओर इंगित करते हैं, इसे पूरी तरह से उलट नहीं सकते। अधिक हाल में यामानाका कारकों का उपयोग करके कोशिकीय पुनर्प्रोग्रामिंग पर जांचें परिपक्व कोशिकाओं के जैविक घड़ी को पीछे घुमाने की क्षमता प्रदर्शित करती हैं और सिंक्लेयर की भविष्यवाणियों के अनुसार उम्र बढ़ने को उलटने वाली एक दवा 2035 से पहले उभर सकती है। हालांकि पूरे जीव में सुरक्षित और प्रभावी अनुप्रयोग एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है और नई व्यवस्था की सृष्टि को अनियंत्रित अव्यवस्था के जोखिम जैसे कैंसर के साथ संतुलित करती है। 2025 की जांचें निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के क्लिनिकल ट्रायल्स में सिंक्लेयर के योगदान पर जोर देती हैं और उम्र बढ़ने के तंत्रों को धीमा करने के लिए एपिजेनेटिक पुनर्प्रोग्रामिंग के संभावित की पुष्टि करती हैं। सिंक्लेयर भविष्यवाणी करते हैं कि विशिष्ट जीनों को लक्षित करने वाली गोलियां 1 दशक में उपलब्ध होंगी, एनेमिन और रेस्वेराट्रॉल जैसे पूरकों के साथ सेलुलर स्वास्थ्य का समर्थन करते हुए। ब्रह्मांड विज्ञान में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की नवीनतम अवलोकनें प्रारंभिक आकाशगंगाओं के गठन पर विस्तृत डेटा प्रदान करना जारी रखती हैं और मानक ब्रह्मांडीय मॉडल की पुष्टि करती हैं, जो बिग बैंग के बाद उच्च समरूप स्थिति में प्रारंभिक घनत्व उतार चढ़ाव से संरचनाओं के गठन से निकलता है।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैद की गई प्रकाश की किरणें हजारों करोड़ वर्षों की यात्रा करती हैं और एंट्रोपी वृद्धि का दृश्य प्रमाण प्रतिनिधित्व करती हैं। जब पृथ्वी पर अवशोषित होती हैं, उन दूर के तारों की विकिरण ऊर्जा अंततः फैल जाती है, पृथ्वी पर अव्यवस्था में छोटा योगदान देते हुए। खोजों के बीच आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व सर्पिल आकाशगंगाएं जैसे एबेल 2744 जो बिग बैंग के बाद केवल 1.5 हजार करोड़ वर्ष में बनी, ब्रह्मांड की बचपन में भूखे सुपरमैसिव ब्लैक होल, अल्ट्रा गर्म स्टेलर फैक्ट्रियां जो ब्रह्मांड की युवावस्था में आकाशगंगाओं के तेज विकास का संकेत देती हैं। 2025 की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खोजों में यूरेनस के चारों ओर एक नई चंद्रमा, एक दूर के विशाल ग्रह में हीलियम गैस बादल का वाष्पीकरण, ब्रह्मांड के प्रारंभिक में आश्चर्यजनक रूप से जल्दी जन्मी मिल्की वे की जुड़वा आकाशगंगा, बिग बैंग के बाद केवल 570 मिलियन वर्ष में एक आकाशगंगा में सक्रिय रूप से बढ़ते सुपरमैसिव ब्लैक होल की पुष्टि, 8 आइंस्टीन रिंग्स गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में NAGC 449 और NAGC 448-5 जैसी बौनी आकाशगंगाओं को जोड़ने वाली गैस की चमकदार पुल, और लगभग 300 प्रारंभिक आकाशगंगाओं की उम्मीदवार जो पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती देती हैं। यहाँ तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, जो व्यवस्था और जानकारी की सृष्टि पर निर्भर प्रतीत होती है, दूसरा नियम सर्वोच्च शासन करता है। बड़े पैमाने पर गहन शिक्षा मॉडल, जैसे बड़े भाषा मॉडल, प्रशिक्षण के लिए अपार शक्ति की मांग करते हैं, गीगावाट घंटे का उपभोग करते हैं और महत्वपूर्ण गर्मी और कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर 4 जैसे मॉडलों का प्रशिक्षण सैकड़ों ट्रांसअटलांटिक उड़ानों के बराबर कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न करता है, और चैट GPT जैसे उपकरणों का दैनिक संचालन लगभग 3.998 मिलियन किलोवाट घंटे उपयोग कर सकता है, 8 मिलियन फोन चार्ज करने के लिए पर्याप्त। यह जीवंत रूप से चित्रित करता है कि जटिल सूचना व्यवस्था की सृष्टि हमेशा पर्यावरण में भौतिक और थर्मोडायनामिक अव्यवस्था की वृद्धि वहन करती है। हम ब्रह्मांड की एंट्रोपी के भागों, जीवाश्म ईंधन, बिजली को अस्थायी और उपयोगी सूचना व्यवस्था के लिए विनिमय करते हैं। 2025 की जांचों के अनुसार डेटा सेंटर 2025 में वैश्विक बिजली उपभोग का लगभग 2% कवर करेंगे, अर्थात 536 टेरावाट घंटे। हालांकि छोटे बदलाव ऊर्जा उपयोग को 90% तक कम कर सकते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तेज विस्तार अभी भी अपार संसाधन लागत वहन करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेटा सेंटरों ने 2024 में कुल बिजली का 4% उपयोग किया और 2030 तक दोगुना होने की भविष्यवाणी है। डेटा सेंटरों की ऊर्जा मांग 2030 तक वैश्विक रूप से 945 टेरावाट घंटे तक दोगुनी होने की प्रोजेक्टेड है, जो 2033 तक लगभग 300% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। और आगे ब्लैक होल्स के क्षितिज की ओर नजर डालते हुए, स्पेसटाइम का वह क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि कुछ भी बच नहीं सकता, हम एंट्रोपी के विरोधाभास का सामना करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने प्रदर्शित किया कि ब्लैक होल थर्मल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, और धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं, चाहे कितना भी धीमा क्यों न हो। यह एंट्रोपी वृद्धि की प्रक्रिया है, छोटे आयतन में संकुचित पदार्थ और ऊर्जा वाष्पीकरण के बाद थर्मल विकिरण में फैल जाते हैं। दूर के भविष्य में, यदि आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल वाष्पित हो जाते हैं, तो मौलिक कणों और अत्यंत ठंडे थर्मल विकिरण की पतली सूप बचेगी, ब्रह्मांड को थर्मल मौत के करीब लाकर। 2025 की जांचें गणना करती हैं कि ब्रह्मांड स्वयं हॉकिंग विकिरण के समान प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 10 की 70वीं घात वर्षों में वाष्पित हो सकता है,
और एक नया मील का पत्थर प्रस्तुत करती हैं, जो लूप क्वांटम ग्रेविटी में ब्लैक होल्स में हॉकिंग विकिरण प्राप्त करता है। इसके अलावा वे सुझाव देते हैं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स डार्क इंटरैक्शन द्वारा स्थिर हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के समान है। उनके हिंसक अंत को वर्तमान दिनों तक मंद करते हुए यह उनके विस्फोटों की पहचान की संभावनाओं को 90% तक बढ़ा सकता है और रहस्यमय ऊर्जावान न्यूट्रिनो के स्रोत हो सकते हैं, नई अवलोकनों के साथ पुष्टि करते हुए कि ब्लैक होल कभी सिकुड़ते नहीं हैं। आइंस्टीन की सिद्धांत पर आधारित हॉकिंग की भविष्यवाणियों का समर्थन करते हुए, तो हम इस प्रवाह में कहाँ स्थित हैं? पतन को समझने वाली संस्थाओं के रूप में हम बिग बैंग और थर्मल मौत के बीच एक विशेष ब्रह्मांडीय क्षण में रहते प्रतीत होते हैं, एक चरण जहां पर्याप्त केंद्रित ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा और जीवाश्म संसाधन जटिलता को बनाए रखने के लिए उपलब्ध है। हालांकि यह जटिलता क्षणिक है। पतन की गहन समझ केवल भौतिकी में नहीं, बल्कि अस्तित्व की दर्शन में निहित है। यदि सब कुछ अव्यवस्था की ओर बढ़ता है, तो हमारे प्रयासों, हमारे प्रेम, हमारी रचनात्मकता, हमारी विज्ञान का क्या अर्थ है? विज्ञान उत्तर देता है कि अर्थ अनंत स्थायित्व में नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के दौरान अव्यवस्था के प्रतिरोध की प्रक्रिया में है। जीवन एक अस्थायी विद्रोह है, ब्रह्मांडीय रात में जलती हुई मोमबत्ती। इसकी सुंदरता विघटन के खिलाफ संघर्ष के नाटक में निहित है। और यही कारण है कि मेसियर 87 आकाशगंगा में संस्था को एक शब्द का उत्तर मिला, पतन। यह वास्तविकता की अविचलनीय सत्य है। सब कुछ की जीवन सीमित है। एंट्रोपी आरोहण के खिलाफ संरचना बनाए रखने के लिए संगठित ऊर्जा का उपभोग करते हुए, यहाँ तक कि यदि हम जैविक उम्र बढ़ने को धीमा करके व्यक्तिगत जीवन को हजारों वर्षों तक विस्तारित कर सकते हैं, एक चमत्कारी उद्यम तो पृथ्वी का क्षरण, तारों का क्रमिक ऊर्जा पतन और अंतः ब्रह्मांड का अंत प्रतीक्षा करेगा। इस नियम को पहचानने वाली चेतन संस्थाओं के रूप में हमारा कार्य इसे उलटना नहीं है, क्योंकि यह असंभव है, बल्कि अपेक्षाकृत संक्षिप्त और अपेक्षाकृत व्यवस्थित अंतराल को अधिकतम करना है। इसे समझते हुए, अनुभव करते हुए और अनिवार्य प्रवाह सब कुछ को अंतिम थर्मल संतुलन की ओर बहा ले जाने से पहले सबसे चमकदार स्थानीय व्यवस्था बनाते हुए।